तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त UIK और इस वीडियो से हम एक नई मानवा की सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस मानवा का नाम है द बास्टर्ड। और इस मानवा के राइटर सेम है जिन्होंने पिग पेन और स्वीट होम लिखी थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बहुत सी मानवास पढ़ी है, पर ये मानवा एक मास्टरपीस है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें मानवा के एंड होते होते समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में एक न्यूज चैनल चल रहा था जहाँ पे औरतों की किडनैपिंग्स की बात हो रही होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात हो रही थी और बच्चों को अबडक्ट करने की बात हो रही होती है। यहाँ पे एंकर्स कुछ डिस्कस कर रहे होती है कि ये जो भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम है वो पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। तभी टीवी ऑफ हो जाता है और हम पैनल पे एक टीचर और एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि घर पे ट्यूटर कर रही होती है। टीचर बच्चे को बोलती है कि देखो अब रेस्ट टाइम खत्म हो गया और हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तभी बच्चे के पापा आ जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि देखो बेटा, जब तुम्हारी टीचर तुमसे कुछ पूछ रही हो तो तुम्हें उनका जवाब देना चाहिए। टीचर बच्चे के पापा से पूछती है कि सर क्या आप कहीं जा रहे हैं? तो उसके पापा जवाब देते हैं कि हाँ, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है फिलीपींस में, तो मैं वहां जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और टीचर को बोलते हैं कि मैडम प्लीज मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा और आपको पूरी परमिशन है, आप चाहे तो उसे डांट भी सकते। मैम बोलती है सर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बच्चा बहुत ही अच्छा और सिंसियर बच्चा है। लास्ट में जाते जाते बच्चे के पापा अपने बच्चे को भी बोलते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ना और टीचर को बिल्कुल तंग मत करना। फिर टीचर और स्टूडेंट पढ़ने बैठ जाते हैं। टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा ऐसे बिजनेस पर जाते रहते हैं? तो बच्चा बोलता है हाँ, वो साल में 1-2 बार चले जाते हैं। फिर पूछते हैं तुम्हारा घर भी काफी महंगा दिखता है? तो बच्चा बोलता है हाँ, ये थोड़ा महंगा तो है। फिर टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हारी माँ को मरे हुए 15 साल हुए, तो अभी तुम्हारी डैड की एज क्या है? बच्चा थोड़ा सोचता है और फिर कुछ डेट्स बोलने लगता है। वो बोलता है कि मैम पिछले साल 16 जनवरी को, 25 अप्रैल को और 8 दिसंबर को मेरे पापा बिजनेस ट्रिप्स पर गए थे। टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है पर बोलती है ओह अच्छा अच्छा। फिर बच्चा बोलता है कि मैम मुझे वॉशरूम यूज करना है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैम बोलती है हाँ ठीक है जाओ, पर जल्दी आना क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है। बच्चा जैसे ही वॉशरूम पहुंचता है, हमें वॉशरूम के अंदर एक पेंटिंग देखने को मिलती है। ये पेंटिंग अभी तुम्हें बहुत नॉर्मल सी लग रही है, बट इसका एक बहुत डीप मीनिंग है जो कि मानवा के एंड में समझ में आएगा। जैसे ही बच्चा वो पेंटिंग हटाता है, उसके पीछे एक बड़ा सा हैमर रखा होता है जो कि एक बैंडेज से कवर होता है। बच्चा वो हैमर उठाकर लेकर आता है। फिर हमें कैलेंडर दिखाया जाता है जिसमें कि वापस से उन डेट्स का मेंशन है, 16 जनवरी, 25 अप्रैल एंड 8 दिसंबर। उसी डेट पर बच्चे के फादर बिजनेस ट्रिप पर गए थे और उन्हीं डेट्स पर नेबरहुड से कुछ लोग गायब हुए थे। और हम देखते हैं कि उस बच्चे ने उस हथौड़े से अपनी टीचर को ही मार दिया और मारने के बाद हथौड़ा जिस पोजीशन पे रखा था उसी में वापस रख दिया और पेंटिंग को वापस से लगा दिया। फिर हमें एक अजीब सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि आदमी इस बच्चे को छत से गिरा रहा है, पर ये एक बुरा सपना होता है और ये बुरा सपना समझकर उठ जाता है। फिर वो लड़का अपनी स्कूल के रास्ते पर होता है और तभी उसे वो ट्यूटर का पोस्टर दिखता है जिसको उसने पिछली रात को मारा था। वो उसे चुपचाप फाड़ कर निकाल लेता है और अपनी पॉकेट पर डालकर चलता बनता है। तभी हम देखते हैं कि एक बस स्टॉप पर एक बूढ़ा और जवान आदमी लड़ रहे होते हैं और उसके पापा भी वहीं खड़े होते हैं। उसके पापा उस फाइट में घुसते हैं और उस लड़के को बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये बहुत बुजुर्ग है, तो तुम्हें इनके साथ नहीं उलझना चाहिए। और वो जवान आदमी इसे भी गुस्से से गालियां देता है और बोलता है कि देख चिचा, अगर तू मेरे बीच में घुसा तो मैं तेरी भी हड्डियां चटका दूंगा। फिर पैनल शिफ्ट होता है स्कूल पे जहाँ पे वो बच्चे मिसिंग केसेस को डिस्कस कर रहे थे कि अरे तुम्हें पता चला कि अभी हमारे नेबरहुड से एक और लड़की गायब हो चुकी है? अरे हाँ, मुझे भी वो मैसेज आया था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी वहां से क्रॉस कर रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा कभी कोई मैसेज नहीं आया। फिर वो देखता है एक बुली को जिसका नाम मैनिकम होता है। वो लड़कियों के पास जाता है और बोलता है कि हे लड़कियों, तुम्हें भी थोड़ा बचकर रहना चाहिए क्योंकि तुम लोग भी बहुत सुंदर हो। फिर उसका साइड बुली भी बोलता है कि हाँ, अभी जितनी भी लड़कियों का मर्डर और किडनैप हो रहा है वो सारी भी सुंदर ही है। मुझे तो लगता है कि किडनैपर ने उनके साथ काफी कुछ मजे किए होंगे। तभी उनका तीसरा साथी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इन एक भी विक्टिम्स में एक भी रेप केस के साइन नहीं थे। और वो बुली उसे मारता और बोलता है कि ये तो उसका दोस्त है क्या जो तुझे हर चीज पता है और मेरे बीच बीच में टांग अड़ाना बनकर। और ऐसा बोलकर वो लोग चलते बनते हैं। दूसरा बुली लड़के को बोलता है कि ए लूजर, हमारी तरफ क्या देख रहा है, सर नीचे कर। और वो चुपचाप सर नीचे कर लेता है। इवन तीसरा बुली भी उसे रैप्टा खींच कर देता है और चला जाता है और वो उसे आईबॉल मॉन्स्टर बोलते हैं। आईबॉल मॉन्स्टर क्यों बोलते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, तब तक मैं भी उसे आईबॉल मॉन्स्टर ही बोलने वाला हूँ। दूसरा बुली उसे बोलता है कि ये इतनी जोर से मत पार, क्या पता उसका आईबॉल निकल जाए। और वो उसे आईबॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस लड़के की एक आंख नकली है जो कि आईबॉल से बनी हुई है। जिस लड़की को वो लोग पहले बुली कर रहे थे वो लड़की आईबॉल को बोलती है कि हे आईबॉल, तुम अपना सर उठा सकते हो। वो लोग यहाँ से चले गए हैं।
फिर वो लड़का सोच रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे कोई मैसेजेस क्यों नहीं आते, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं स्कूल में एक इनविजिबल हूँ। मुझे स्कूल में कोई जानता ही नहीं है, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई पहचान वाला। यही सब सोचते सोचते वो घर जा रहा होता है। तभी वो उन बुलीज को वापस देखने कि जो बुली नंबर 2 है वो बुली नंबर 3 को वापस से मार रहा है और बोलता है कि ए तू अपना वॉलेट कैसे भूल सकता है, अब हम सिगरेट कैसे खरीदेंगे, इंटरनेट कैफे का बिल कैसे भरेंगे, और तुझे क्या लगता है सब मजाक है कि तू अपना वॉलेट भूल गया। उनका तीसरा साथी बोलता है ओ आई एम सॉरी, मैं अभी घर जाकर अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि इस आई बॉल ने उस तीसरे बुली का वॉलेट चुरा लिया था। और वो ये सोचकर हंस ही रहा होता है, तभी उसे सामने उसके पापा दिख जाते हैं। अंदर ही अंदर वो अपने पापा को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे डिस्गस्ट फील होता है। फिर आई बॉल अपने स्कूल के बारे में सोचता है कि हमारा स्कूल एक जंगल की तरह है, और मैनिकिन जो कि बुली नंबर 1 है वो वहाँ का लायन है जो कि फूड चेन के टॉप पर बैठता है और वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पैन हैंड जो कि बुली नंबर 2 है वो एक भेड़िया है जो कि सिर्फ लायन के पीछे पीछे घूमता है। वो मुझे कभी मारता तो नहीं है, पर वो किसी भी मोमेंट मुझे मार सकता है। ब्यू पार्क जो कि बुली नंबर 3 है वो एक हाइना है, और वो सिर्फ अपना गुस्सा कमजोरों पर ही निकाल सकता है, जैसे कि मैं। इसीलिए वो हमेशा सिर्फ मुझ जैसे कमजोर को ही बुली करता है और किसी को नहीं। और मैं एक शाकाहारी सबसे कमजोर जीव हूँ जो कि जंगल के सबसे निचले हिस्से में आता है। लड़का ये सब सोच ही रहा होता है, तभी बुली नंबर 3 जिसे इसने हाइना बोलकर डिनोट किया था वो आ जाता है। और तभी स्कूल में एक नई लड़की एडमिशन लेती है। जो हाइना था उसे कैसे भी पता चल जाता है कि इस आई बॉल ने ही मेरा वॉलेट चुराया था। वो उसे पकड़कर बहुत ही मारता है और पूछता है सच सच बता, तूने ही मेरा वॉलेट चुराया था ना, तूने ऐसा क्यों किया, तेरे कारण मुझे बहुत मार खानी पड़ी थी। हाइना उस आई बॉल को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। आई बॉल उसे बोलता है कि प्लीज मुझे ऐसा मत मारो, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, पर वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जा, और वो ऐसा बोलकर उसे और मारता है। हम देखते हैं कि लड़के को कुछ ज्यादा ही डैमेज हो चुका है, इतना कि वो अब अनकॉन्शियस हो रहा होता है। और तभी वो लड़की आकर वो फाइट रुकवा देती है। जब लड़के की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। जब लड़का हॉस्पिटल से उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्पोर्ट्स टीचर उसे यहाँ लेकर आए हैं, और साथ में वो लड़की भी है जिसने उसे बचाया था। उसके स्पोर्ट्स टीचर उसे बताते हैं कि उसके हार्ट में एक आर्टिफिशियल वेल्व लगा हुआ है जो कि उस लड़के के मारने के चक्कर में रुक गया था। अगर थोड़ी और देर होती तो शायद सिचुएशन थोड़ी और क्रिटिकल हो सकती थी। इसीलिए उसने एम्बुलेंस बुलाया और जल्दी से इस लड़के को बचा लिया। और तुम्हें बचाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट का है, जिसके कारण तुम आज बच पाए हो। वो नई लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि हाय मेरा नाम है क्यू यून और मैं तुम्हारी नई क्लासमेट हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ सेवियर भी हूँ। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इस एहसान का बदला तुम बाद में जरूर चुका देना। तभी स्पोर्ट्स टीचर को एक कॉल आता है और लड़की चुपचाप उस लड़के के कान में बोलती है कि मैंने उसे असली बात अभी तक नहीं बताई है कि वहां पर हो क्या रहा था। स्पोर्ट्स टीचर कॉल रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे फादर जल्दी ही आ रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लड़का अपने फादर का नाम सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। लड़का पूछता है कि तू ही वो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, यहाँ से निकल जा। तो लड़की पूछती है व्हाट द हेल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर फिर भी लड़का पूछता है तुमने सब खराब कर दिया, यहाँ से निकल जाओ। तो उसके स्पोर्ट्स टीचर बोलते हैं कि हे जिन, हो क्या गया है। तभी हमें पता चलता है उस लड़के का नाम है जिन स्योन। वो जिन स्योन अपने टीचर को बोलता है कि सर सॉरी, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से निकल जाए प्लीज। लड़की सोचती है कि ये कैसा लड़का है कि मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझे यहाँ से भगा रहा है, पर ठीक है। वो ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। स्पोर्ट्स टीचर जिन से पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। सर प्लीज क्या आप मेरे पापा को मना कर सकते हैं कि वो यहाँ ना आए। तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारे फादर है, वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। फिर लड़का खिड़की से नीचे देखता है तो उसके पापा नीचे आ चुके होते हैं और जो कि एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहे होते हैं। पर पीछे से उस बूढ़ी औरत का पोता आ जाता है और बोलता है कि ए तू मेरी दादी के साथ क्या कर रहा है। तो वो बूढ़ी बोलती है कि अरे बेटा चिंता मत करो, ये आदमी सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं। तो उसका पोता बोलता है कि दादी आप भी ना, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि किसी से भी ऐसे मदद मत लिया कीजिए, आजकल का जमाना बहुत खराब है। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं सिर्फ आपकी दादी की सामान उठाने में मदद कर रहा था। तो बोलता है अरे चलो जो भी है, यहाँ से आप जाइए, मैं अपनी दादी का सामान खुद उठा लूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी लड़का अपने टीचर के बारे में सोच रहा था जिसका उसने मर्डर किया था। उस टीचर की जगह वो लड़का अपने पापा को सोचता है कि काश मैं उन्हें ऐसे मार रहा होता। और वो अपने पापा को देखकर फिर से सोचता है कि हाउ डिसगस्टिंग। उसके बाद हमें एक पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जिन के फादर उसके स्कूल में गेस्ट बनकर आए थे। टीचर स्टूडेंट्स को बोलती थी देखो बच्चों, आज जिन के फादर एक स्पेशल गेस्ट बनकर आए हैं और वो हमें खुशी क्या होती है ये सिखाने वाले हैं, तो सब ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि जिन भी उसी क्लास में बैठा होता है और उसके पीछे क्लासमेट्स कुछ आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं कि ओ ये जिन के फादर है, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जी कंपनी, उसके सीईओ हैं। देखो इसके फादर कितने अच्छे और डिसेंट दिख रहे हैं, और वहीं इसके बच्चे को देखो, उसके फादर की किस्मत सच में खराब है कि उनके पास एक ऐसा बच्चा है। और जिन भी ये सब सुन रहा होता है।
फिर जिन के फादर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ डोंगसी सोन, जिन का फादर। फिर वो ब्लैक बोर्ड में हैप्पीनेस लिखते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं आप सब क्या जानते हैं कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो वहीं कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत सारा पैसा बनाना, कुछ बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाना, और कुछ बोलते हैं कि बहुत फेमस होना। वो हंसकर जवाब देते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें हैप्पीनेस हो सकती है, पर इन चीजों को हम किसी दूसरी चीजों के साथ भी कंपनसेट कर सकते हैं। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हंसकर बोलते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर देखो, खुश होने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जैसे कि तुम बहुत कुछ खो सकते हो अगर तुम अमीर हो, तुम बहुत कुछ खो सकते हो अगर तुम्हारे पास लोगों की रिस्पेक्ट है। और वर्ल्ड की एक बहुत फेयर जगह है, वहाँ जब भी तुम कुछ पाओगे वहाँ जरूरी है कि तुम कुछ खोगे भी। तो एक बच्चा पूछता है कि सर, असली हैप्पीनेस क्या होती है? तो वो बड़े प्यार से आंसर करते हैं, काइंडनेस, सर्विस एंड लव। फिर हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ कि उसके पापा ऊपर आ चुके हैं और वो पीटी टीचर से बोलते हैं कि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। पर वो बोलते हैं कि सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है जिसने आपके बच्चे को बचाया, वो भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। तो बोलता है अच्छा ऐसा, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो गए, पर थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बच्चे को यहाँ तक लेकर आया और उसका ध्यान रखा। वो बोलता है सर कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं भी जानता हूँ कि आप भी कितने बिजी आदमी हैं, पर यहाँ पर तो ठीक है सर, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप प्लीज अपने बच्चे का ध्यान रखिए। तो बोलते हैं, और वो ऐसा बोलकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन के पापा उसकी तरफ देखते हैं और धीरे धीरे कदमों से उसके पास आते हैं। जैसे ही जिन रियलाइज करता है कि उसके पापा उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी सांसें बढ़ने लग जाती है और उसके पापा वो ट्यूटर का पोस्टर निकाल कर दिखाते हैं, और ये वही पोस्टर है जिस टीचर का उसने मर्डर किया था। जिन ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और घबराता है कि ये क्या है। फिर उसे पास ग्लिम्स याद आने लगता है जब उसने अपनी टीचर को मारा था, कि उसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। वो अपनी टीचर की बॉडी को घसीटते हुए एक शेल्फ की तरफ लेकर जा रहा था। जब वो शेल्फ को सरकाता है तो उसके पीछे एक सीक्रेट डोर दिखता है। जब वो उस डोर को खोलने वाला होता है, उसे अपने पापा की बात याद आ रही होती है कि जो फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, जहाँ आप कुछ भी चीजें नहीं खोते, वो है काइंडनेस, सर्विस एंड लव। और जैसे ही वो डोर खुलता है, ऑडियंस के लिए जो शॉक होता है, उस डोर के पीछे उसके पापा होते हैं जो कि बहुत क्रीपी तरीके से हंस रहे होते हैं, और वो पूछते हैं क्या तुमने हर चीज ठीक से संभाल लिया। और तभी हम देखते हैं कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, बल्कि वो पीछे के डोर से एक सीक्रेट रूम में घुस गए थे, जहाँ पर बहुत सारे अजीबो गरीब औजार थे। जिन और उसके पापा धीरे धीरे उस टीचर को उस कमरे में लेकर जाते हैं, और उसके पापा गेट बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि जाओ, रूम अच्छे से साफ कर दो। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और उसके पापा उससे पूछते हैं कि मैं जानता हूँ कि इम्पॉसिबल है, पर क्या ये पोस्टर तुमने फाड़ा है? और जिन घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है, माई डैड इज अ मर्डरर। और हम फिर से पास ग्लिम्स में देखते हैं कि जब उसके डैड बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, तो वो एक्चुअल में किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे, बल्कि वो एक दूसरे डोर से एक सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर जिन सोचता है कि जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है वो है जबकि मैं एक हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था, और जब मैं उठा तो मैं अपनी एक आंख खो चुका था, और मेरे लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे हार्ट में एक आर्टिफिशियल वेल्व लगा था और मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए उसमें बहुत सारे मेटल पिन्स और प्लेट्स लगे हुए थे। मुझे एक अपाहिज बच्चा भी बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि मेरी मॉम तब से मर चुकी है जब मैं बहुत ही यंग था, और तब से मेरे डैड ही मेरे लिए सब कुछ है, उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है। और हम देखते हैं कि कैसे उसके डैड जब जिन छोटा था तब से ऐसे मर्डर्स कर रहे हैं और उससे करवा रहे हैं। वो किसी भी लड़की का मर्डर करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और क्रीपी तरीके से हंसते हैं। जैसे कि इस पैनल में वो इस लड़की का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर करने के बाद अपने बेटे से पूछते हैं कि हे जिन, तुम क्या कर रहे हो? अपनी शक्तियों का यूज करो और मेरी मदद करो। मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ तब तक थे जब तक मुझे उनकी असली सच्चाई पता नहीं थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, पर फिर भी अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। जिन अपने फादर को पूछता है कि डैड, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो उसके डैड उसे बहुत ही डेड लुक के साथ देखते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम मेरे कुछ काम नहीं आए तो तुम भी मारे जा सकते हो। और पता नहीं क्यों, पर ये लाइन सुनने के बाद जिन के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। वापस सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, जहाँ पे जिन अपने फादर से बोलता है कि नहीं डैड, ये पोस्टर मैंने नहीं फाड़ा है। उसके पापा बोलते हैं हाँ, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिन के फादर उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और व्यक्ति आ रहा है? और हाँ, तुम सही सोच रहे हो कि वो क्या पूछ रहे हैं। अब वो आदमी एक नए मर्डर को अंजाम देने की बात कर रहा है अपने बेटे के साथ। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे किसी लड़के का नाम नहीं चाहिए, किसी लड़की का नाम बताना। तो वो थोड़ा सोचता है और बोलता है कि नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है।
उसके फादर बोलते हैं अच्छा ऐसा। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था तब मैंने एक बहुत ही क्यूट लड़की को देखा जिसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, और वो स्कूल यूनिफॉर्म तुम्हारे स्कूल की है, और वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। जिन पूछता है किसकी तरह, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी मदर की तरह। और तभी हमें उनकी एक फैमिली फोटो देखने मिलती है जहाँ पे जिन बहुत छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है और बगल में उसके फादर खड़े हुए हैं। वो सोचता है कि नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं। उसके फादर पूछते हैं क्या वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने तुम्हें बचाया है? तो लड़का बोलता है नहीं नहीं, ये वो नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं कि वैसे डॉक्टर ने बोला है कि तुम अब घर जा सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि जब तुम कल स्कूल जाओ तो तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, और अगर तुम्हें इसमें कोई पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा। जिन सोचता है कि मेरे पापा एक मर्डरर है और मैं उनका साथी हूँ। फिर हमें एक और बार पास की ग्लिम्स देखने को मिलती है जहाँ पे जिन बहुत छोटा सा बच्चा होता है और वो एक औरत के पास जाता है और रोता है और बोलता है कि मेरे फादर कहीं खो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, और उसके पापा वहीं पर होते हैं और पीछे से छुपकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो सोचता है कि वो औरत कितनी ज्यादा अच्छी थी जिसने मेरी मदद करने की कोशिश की। फिर वो लोग कार से जब जा रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पुलिस की चेकिंग हो रही होती है। पुलिस बोलती है कि सर हमें कुछ चेक करना है क्योंकि यहाँ आसपास बहुत किडनैपिंग और मर्डर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिनके फादर बोलते हैं कि ओ आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मेरे बच्चे को बहुत ही हाई फीवर है। पुलिस बोलते हैं कि ओ एक्चुअली सर इस एरिया में बहुत मर्डर्स बढ़ रहे हैं इसलिए हमें चेकिंग करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिनके फादर जिनको बोलते हैं कि तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, और हम देखते हैं कि जिन ने अपने शर्ट के नीचे एक हॉट पैड छुपा रखी थी जिससे उसकी बॉडी गर्म होती और पुलिस वालों को ऐसा लगता कि उसे फीवर है। जिन सोचता है कि मेरे फादर इतने क्लेवर है और इतने क्लेवरली मर्डर्स को अंजाम देते हैं कि आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। इवन हम इसके कार के डिक्की के पीछे भी देखते हैं कि खून लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जिनके फादर ने उस लड़की का भी मर्डर किया और उसे अपनी कार की डिक्की के पीछे रख लिया। फिर से पैनल करंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं कि जिन ऑनलाइन कुछ मंगा रहा होता है जिसकी कुछ डंबल और कुछ अलग एक्सरसाइज करने की चीजें, और वो अपने रूम पे भी थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो पुशअप मार रहा होता है और पुशअप मारते हुए गिन रहा होता है 13, 14, 15, 16, और पुशअप मारते मारते उस लड़की के बारे में सोचता है जिसकी हाइट कुछ 5 फीट की होगी। उसके बैक के पीछे कोई कैरेक्टर्स बने हुए हैं और उसके शूज ब्राउन कलर के हैं जो कि बहुत साफ सुथरे दिख रहे थे। ये वही है 19, 20। वो पुशअप मारते मारते थक जाता है और रुक जाता है और बोलता है कि पुशअप्स के बारे में एक बात अच्छी है कि ये अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, पर ये सब करना बहुत मुश्किल है। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके फादर घर आ जाते हैं। जैसे ही उसके फादर घर आते हैं उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके फादर बोलते हैं कि बेटा मैं घर आ चुका हूँ, क्या तुम नीचे आकर अपने डैड को हाय भी नहीं बोलोगे? जिन नीचे आता है और अपने डैड को हाय बोलता है। उसके डैड अजीब सी क्रीपी फेस बनाकर उससे पूछते हैं क्या तुम वर्कआउट कर रहे थे? तो जिन थोड़ा घबरा जाता है और बोलते हैं कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन और उसके डैड पंजा लड़ा रहे होते हैं कि जब एक सन अपने फादर को पहली बार आर्म रेसलिंग में बीट करता है तो सन थोड़ा दुखी होता है। मुझे तो ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। फिर हम देखते हैं वापस प्रेजेंट मोमेंट में कि जिन के फादर फ्रिज खोलकर जूस चेक कर रहे होते हैं। जिन पूछता है कि डैड आज डिनर में क्या है, तो वो बोलते हैं कि आज डिनर के लिए हम अपने बड़े भाई के घर जाएंगे क्योंकि उसकी बेटी को एक नई जॉब मिली है, तो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जिन पूछता है तो क्या अंकल भी वहां होंगे, तो बोलते हैं हाँ वो वहीं होंगे, इसलिए कोई भी गलती मत करना। जिनके फादर अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि अरे क्या कमाल के बड़े भाई हैं आप तो, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी के सेल्स तो इस बार 12% से और बढ़ चुके हैं। तो उसके बड़े भाई बोलते हैं कि अरे बिजनेस की बातें बहुत हो चुकी, चलो कुछ और बात करते हैं। ए मियोंग तुम क्या कर रही हो? देखो तुम्हारे अंकल की ग्लास खाली हो गई है, चलो इसे वापस से भर दो। मियोंग जिनके फादर को बोलती है कि अंकल आप तो पहले जैसे ही दिखते हैं, ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपने 30s में ही हो। जिनके फादर मियोंग को बोलते हैं कि अरे तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई, तुम पहले कितनी छोटी सी थी और तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी ने हायर कर लिया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी इसीलिए तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली। अच्छा हुआ तुम जिन की तरह नहीं हो क्योंकि जिन तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, पर फिर भी ठीक है क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक अच्छा बच्चा मिला जो कि मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होने देता। जिन अपने फादर को बोलता है कि डैड आप बहुत पी चुके हैं, प्लीज अपने लीवर के बारे में तो सोचिए। तो जिन के अंकल उसे बोलते हैं कि देखो जिन कितना मैच्योर हो चुका है, तुम क्यों उसे ऐसा बोलते रहते हो? डोंगसू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो तुम्हें कितना अच्छा बच्चा मिला हुआ है। तो जिन के फादर बोलते हैं हाँ हाँ ये बिल्कुल मेरी तरह ही है, हम दोनों ही मैच्योर हो चुके हैं, हा 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 हा। ऐसा बोलकर ये लोग हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। जिन अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं एक एक्सेप्शनल एक्टर हूँ। तो डोंगसू के बड़े भाई जिन से पूछते हैं कि हे जिन बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तुम्हें ये सब पहले ही सोचना पड़ेगा वरना तुम कंपटीशन में पीछे पड़ जाओगे। जिन अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद
शायद मुझे एक एक्टर बन जाना चाहिए। फिर मियोंग जिन के फादर से पूछती है कि अंकल आपका लीवर कैसा है, तो बोलता है कि हाँ मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूँ और टाइम के साथ मेरा लीवर भी थोड़ा सुधर रहा है। इस उम्र में तुम्हें अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर मियोंग जिन को बोलती है कि अब तो तुम हाई स्कूल में चले गए होगे, तो तुम भी बहुत स्ट्रांग हो चुके होगे। जिन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्या बात हो रही है। फिर जिन के बड़े पापा भी बोलते हैं कि हाँ हाई स्कूल में ही लड़के ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और हम बूढ़े लोगों का क्या है, हम कितना भी वर्कआउट कर ले पर हम तुम लोगों जितना स्ट्रांग तो नहीं हो सकते। अंदर ही अंदर जिनको एक बुरी फीलिंग आ रही होती है। फिर डोंगसू के बड़े भाई उन्हें सजेस्ट करते हैं कि चलो बाप बेटे के बीच में एक फ्रेंडली आर्म रेसलिंग हो जाए। तो जिन बोलता है कि नहीं नहीं मुझ में उतनी एनर्जी नहीं है। तो बोलता है अरे तुम जैसे यंग मैन को ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। डोंगसू का बड़ा भाई जिनको बोलता है कि देखो अपने पापा को इसलिए मत छोड़ना क्योंकि वो तुम्हारे पापा है, अपनी पूरी जान लगाकर हराओ इन्हें। मियोंग बोलती है कि मुझे तो लगता है कि अंकल डोंगसू ही जीतेंगे। फिर वो लोग पंजा लड़ाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जिन इस आर्म रेसलिंग में अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, पर फिर भी वो अपने फादर के पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं। आई जस्ट वांटेड टू विन, आई जस्ट वांटेड टू विन वंस। मैं चाहता हूं कि मैं इस बार जीतूं। मैं कम से कम इनसे एक बार तो जीतना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं शक्तिशाली हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं इस मर्डरर से ज्यादा पावरफुल बनूं। और जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं डील करूंगा इस शैतान के साथ। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जिन के फादर आर्म रेसलिंग जीत जाते हैं, पर जिन को हराते हुए वो ये भी कहते हैं कि देखो जिन तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और ये बोलते हुए उनकी आईज बहुत क्रीपी हो जाती है। आखिर में जिन आर्म रेसलिंग में हार जाता है और उसके फादर बोलते हैं कि अरे अभी से बहुत लंबी सीढ़ी चढ़नी बाकी है। मियोंग बोलती है कि अंकल आप अभी भी कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। डोंगसू के बड़े भाई जिन को बोलते हैं कि अरे जिन आई थिंक कि तुम्हें वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए, तुम्हारे एज के लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर जिन अपने दिमाग में फिर से सोचता है कि मेरे फादर ने मुझे कभी अपने बेटे की तरह नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर एक बहुत ही करीबी नजर रखी हुई थी। वो कभी भी बिना चेक किए एक सोडा भी नहीं पीते थे। वो हमेशा मुझ पर एक तिरछी नजर बनाए रखते थे। और जिस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए खतरा बन चुका हूँ, वो बिना किसी थॉट के मुझे मार देंगे। तो बताइए कैसी लग रही है आपको ये मानवा। ये अभी इसका सिर्फ पार्ट 1 है, अभी इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। पर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।